हम ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हम रिपीट कर देते हैं। ये देखिए, इसके अंदर आपसे जो बातें कही जा रही थी ये मैं दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक वेट है, ठीक है ना। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा दोबारा से सुन लीजिए। देखें जी, यहाँ पे इन्होंने एक वेट जो है वो 50 ग्राम्स का है। 4 5 स्लॉटेड वेट्स, 5 वेट्स है जिसको यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, हैंग कर दिया। तो 5 वेट्स को हैंग करने पे आपके पास होगा क्या, आपके पास ये होगा कि जो 5 वेट्स हैं वो आपके पास जो 5 वेट्स आएंगे उसमें से हर एक वेट जो है वो आपके पास कितने ग्राम्स का है, 50 ग्राम्स का है एक सिंगल वेट। तो 50 ग्राम्स का अगर सिंगल वेट आ रहा है तो टोटल आपने कितने वेट्स लगाए, 5 वेट्स। तो 50 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से तो ये आंसर आता है 250। इसका आंसर कितना आएगा भाई, 250 आ जाएगा। यानी कि 250 ग्राम्स जो है वो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना ला पाया, ये 15। और फिर आपको कितने ग्राम से मालूम करना है, 50, यानी कि एक वेट। तो एक वेट किसके बराबर है, 50 ग्राम्स। तो एक वेट पे जो एक्सटेंशन ग्राम का वेट है वो कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, 3 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास जो कि आपने जहन में रखना। तो अगर एक 50 ग्राम वाला 5 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एक स्लॉटेड वेट रिमूव करता हूँ, हटा देता हूँ इस वक्त यहाँ से, तो वेट एक रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया कि अब 5 के बजाय कितने रह गए, 4। एक रिड्यूस करेंगे तो इसमें जो 20 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ था, यानी कि ये आप समझ लीजिए कि पहला मैंने लगाया था तो ये 3 सेंटीमीटर पे आया, दूसरे पे ये 6 पे आया, तीसरे पे ये 9 पे, फिर 12 पे और फिर 15। अब मैं 15 रिमूव कर दूंगा तो ये दोबारा से किस पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा। यानी कि 15 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ आपको क्या चीज़ बताई जा रही है, वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस बताई। एक फोर्सेस, इफ टू फोर्सेस आर ऑफ 50, ये भी 50 न्यूटन है और ये भी कितने न्यूटन है, 50 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया आर एक्टिंग एट एन अननोन ऑब्जेक्ट ओ देन। अब ये बताइए कि अगर ये दोनों फोर्सेस इस ब्लॉक को बैलेंस कर रही हैं तो इन दोनों फोर्सेस का F1 और F2 का सम जो होगा वो इसके वेट के बराबर होगा, W। देन द पेपर के ऊपर अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। आप क्या करें भाई, देखिए ये पहला वेक्टर आ गया, ये है कितने सेंटीमीटर का, आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ से, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया 30 डिग्री के ऊपर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वेक्टर है 5 सेंटीमीटर का एट एन एंगल ऑफ कितने डिग्री, 30 डिग्री। नहीं, अब आपने इस दूसरे वेक्टर को इसके हेड पे क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो सेकंड वेक्टर को हेड पे शिफ्ट करने का या तो आप पैरेललोग्राम लगा लीजिए, मेथड यूज कर लें। पैरेललोग्राम क्या कहता है कि पूरा एक पैरेललोग्राम बना लें और फिर उसका डायगोनल फाइंड आउट कर लें कि कितना आ रहा है। दूसरा मेथड क्या है कि एक 5 सेंटीमीटर का वेक्टर F1 आ गया, F2 आ गया, F1 को अब आप शिफ्ट कर दें इसके हेड पर। जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये कितना एंगल बन रहा है, 30। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर भी इसका एंगल यहाँ पे कितना बनना चाहिए, 30 डिग्री। बताइए दूसरा वेक्टर जब मैं इधर शिफ्ट करने के लिए जाऊंगा तो ये भी कितने एंगल पे होगा, 30। 30 डिग्री पे होगा। और 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, मालूम करना है रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, ये रिजल्टेंट इसका। अब आपने इसके मेजरमेंट किलोग्राम बना लिया। ये पहला वेक्टर F1 है और दूसरा F2 है। इस वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, ये पहला शिफ्ट। और इस वाले वेक्टर को आपको पता लग जाएगा कि भाई जो भी मेजरमेंट आ रही है उसके रिलेटिवली। देखिए अगर मैं स्केल लेता हूँ, एक ऐसे करके देखता हूँ, पहली लाइन हो गई एक्स एक्सेस। ठीक है, अब मैंने इस पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। मैंने इस पे ड्रॉ करना है फर्स्ट वेक्टर।
ये वाला F2 ड्रॉ कर रहा हूँ। F2 हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, और ये पहला वेक्टर है, ये यहाँ ओरिजिन है। ये ओरिजिन से हमने कितने एंगल पर ड्रॉ करना है इसको हम देख लेते हैं। देखें ये यहाँ पे रखते हैं। 30 डिग्री आ जाने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक 30 यहाँ पे आया ही नहीं। देखें यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन, ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर, देखें ये 30 डिग्री पे लाइन आ गई। और लाइन की जो है एक अच्छा भाई, तो हम इसको ड्रॉ कर रहे थे। ये पहला वेक्टर हो गया गिवन फोर्सेस, वेक्टर एडिशन फोर्सेस। ये मेजरमेंट जो है, एक लाइन जो है वो, अच्छा width, लाइन की जो मेजरमेंट आ रही है, ये कर लेते, ठीक है ना। चलो यार ये डिफरेंट है, आप असल में इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं दूसरे मेथड से आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मेथड जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। हम क्या कर देते हैं, इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। थोड़े से रोटेशन वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, मैं असल में इसको सही हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, यहाँ पे बनेगा और एक अपवर्ड्स बनेगा। F2 का कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट है, F2x कहलाएगा, और ये वाला कहलाएगा F2y। इस वाले वेक्टर का कंपोनेंट ये वाला कहलाएगा F1x, और ये वाला कहलाएगा F1y। तो यानी कि दो वेक्टर्स थे, इन दो वेक्टर्स के चार कंपोनेंट्स बनकर। अब आप यहाँ पे देखें तो वेक्टर जो आपको दिया गया है F1x और F2x, ये दोनों वेक्टर कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैंसल्ड आउट हो जाए। कैंसल क्यों हो जाएंगे? ये कैंसिल इस वजह से होंगे कि बोथ वेक्टर सेम इन मैग्नीट्यूड, एक ही जैसे हैं। भाई देखिए ना, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 50 है, ये भी 50 है, तो दोनों के एक्स और वाई कंपोनेंट सेम होंगे, तभी तो ये लेफ्ट राइट मूव नहीं कर रहा। तो इनके कंपोनेंट्स क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए डाउनवर्ड है अपवर्ड, यानी कि अपवर्ड F1 और F2 आए हैं, और डाउनवर्ड क्या है W। इसका मतलब क्या है कि मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल्स टू F1y प्लस F2। बताइए F1y का फॉर्मूला क्या होगा, F1 साइन थीटा, और साइन ऑफ थीटा कितना है आपके पास, 30 डिग्री, प्लस F2 भी क्या है, 50 के बराबर, दोनों 50-50 थे, और साइन इधर भी एंगल कितना है, 30 डिग्री। बताइए दोनों सेम है। अब यहाँ पे कर लें 50 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30। देखिए भाई,
30 का आप क्या ले लें, साइन ले लें और मल्टीप्लाई बाय 50, तो देखिए आपके पास आंसर आएगा 25। देखिए इसका आंसर आ रहा है 25 और प्लस इसका भी आंसर क्या आएगा 25। तो 25 को एडअप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। यानी कि F1 F2 ये भी 25 न्यूटन आया, ये भी 25 न्यूटन आया। दोनों फोर्सेस अपवर्ड्स हैं, इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि W के बराबर होगा। तो वेट जो होगा डाउनवर्ड फोर्स वो कितनी होनी चाहिए, इसका वेट कितने न्यूटन होना चाहिए 50 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास कितने न्यूटन आता, 5 न्यूटन, यानी कि 5 सेंटीमीटर के तीनों होते, तो आप 5 सेंटीमीटर अंदर क्या होता 50 न्यूटन लिख देते। तो फॉर्मूले के थ्रू और विदाउट फॉर्मूला दोनों से किया जाए। इन द गिवन फिगर शोज 2 इक्वल बॉक्सेस, एक 1 है और इनके मैसेस इक्वल हैं, तो क्या किया जाए। हैंग्ड ऑन अ मीटर रॉड फिक्स्ड एट फलक्रम। अब ये फलक्रम यहाँ पे सेंटर हो सकता है, लेकिन अब हमने क्या करना होगा। अब ये बताइए कि अभी अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो ये डिस्टेंस लेस है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, मोर है, यहाँ पे ज्यादा है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको क्लोज लाना होगा या फिर इसको अवे मूव कराना। जब मैं इसको करीब लाऊंगा तो ये करीब लाने में जब यहाँ तक पहुंचेगा, जब डिस्टेंसेस इक्वल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और या फिर मैं इसको यहीं रहने दूं, इस 1 को कहाँ मूव कर दूं अवे, यानी कि यहाँ पे कॉर्नर पे जब मैं 1 को ले आऊंगा इतने ही डिस्टेंस के ऊपर, तो भी ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। उस साथ ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो या तो मैं 2 को टूवर्ड्स फलक्रम मूव करूं और 1 को या मैं अवे फलक्रम। तब बताइए व्हाट शुड ही डू। प्लेस बॉक्स 1 इन द सेंटर, क्या 1 को फलक्रम की तरफ लाऊं। तो ये बॉक्स 1 को फलक्रम की तरफ मजीद लेके आएंगे तो यहाँ का तो मोमेंट आर्म फर्दर कम होने लगेगा, यहाँ का बढ़ने लगेगा, तो ये तीसरा भी नहीं हो सकता। मूव 1 अवे फ्रॉम फलक्रम, 1 को फलक्रम से अवे मूव करें, तो ये ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी। अब देखें यहाँ पे ये क्या कर रहा है, F1 F2 एंड F3 तीन वेट्स दिए गए। डिस्टेंस D1 D2 D3, D1 जो है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, सेंटर फलक्रम से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है D1 वो है 40 सेंटीमीटर। D2 डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और D3 डिस्टेंस ये जो है ये 15 सेंटीमीटर। जबकि फोर्सेस रिस्पेक्टिवली एक 5 न्यूटन है और एक 10 न्यूटन। आपने इसकी फोर्स मालूम करनी है। तो भाई देखिए अकॉर्डिंग टू द रोटेशन लॉ आपके पास क्या होगा, इफेक्ट टॉ1 प्रोड्यूस हो रहा है F2 से टॉ2 और F3 से टॉ3। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के थ्रू क्या होगा कि टॉ1 प्लस टॉ2 जो होगा वो बराबर होगा किस चीज़ के, टॉ3। अब टॉ1 देखेंगे तो टॉ1 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म कितना है 40, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस टॉ2 क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय इसका क्या है 10 है, और टॉ3 क्या होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। टॉ3 में फोर्स आपने मालूम करनी है, इसका वेट आपको नहीं पता F3 मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस कितना है 15। तो बताइए डिस्टेंस सेंटीमीटर में मेजर हो रहा है, ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 5 और 20 यानी कि ये 200 प्लस 10 10 100 इज इक्वल्स टू 15F। क्या जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 15, 300 को 15 से डिवाइड कीजिए, 300 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 20 न्यूटन जो है वो क्या आएगी, डिजायर्ड या रिक्वायर्ड फोर्स आएगी। यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे 20 न्यूटन। अगला 48 देखें। In a science lab, students heat up a chemical substance from 10 to 20। ये केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है जिसको आप हीट करें 10 से 20, 10 से 20 तक जाएंगे तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन जो भी है। विच रिक्वायर्स थर्मल एनर्जी, इसको गर्म करने के लिए इस टेम्परेचर पर लाने के लिए जो डेल्टा क्यू आ रहा है थर्मल एनर्जी वो 10। इफ द मास ऑफ द सब्सटेंस M जो है वो कितना है 10 का, देन द स्पेसिफिक हीट यानी कि C की वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस वी विल हैव टू फाइंड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, डिफरेंस ये दिया गया है और ये दिया गया। फॉर्मूला है 10 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर भी कितना आया 10, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो आंसर आएगा 10 जूल्स पर
किलोग्राम पर केल्विन। देखिए जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ये सेंटीग्रेड जो होगा 10 आएगा, यानी कि 50, यानी कि 10 जूल्स ही आ जाएगा। इन द गिवन ग्राफ शोज द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर। ये ग्राफ जो है ये आइस को वाटर के अंदर, आप बताइए 0 से 1 तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब बताइए टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इस टाइम पे 0 से टेम्परेचर, देखिए टाइम यहाँ तक आ गया, बढ़ गया, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, तो ये इस रीजन में क्या हो रहा होगा, मेल्ट कर रहा होगा। ठीक है, इस रीजन में लिक्विड जो होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके कहाँ तक, 100 तक पहुंचा होगा। लेकिन एवेपोरेशन, यहाँ पे क्या चीज़, बॉइलिंग स्टार्ट हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रही है इस रीजन। और फिर ये बॉइलिंग के साथ वाटर जो है वो बॉयल करेगा, उसके बाद बॉयल करने